चढ़े बुलाती। आसमान में बादल नहीं है। लू के नुकीले नाखूनों ने उसके पुरसुकून चेहरे को नोचकर लहूलुहान कर दिया। उसने गहरी सांस लेकर पीठ पर पड़े बोझ को एक तरफ खिसकाने की कोशिश की। उसी लम्हा उसे महसूस हुआ कि उसके साथ चलने वाले लोग पीछे छूट गए हैं। उसने एड़ियों के बल उचक कर चारों तरफ नजर दौड़ाई। वे कहीं नजर नहीं आए। भूख से उसकी अतड़ी पिघलने लगी थी। उसका बस चलता तो अपनी ही अतड़ियों को भून कर खा लेता। हलक सूख रहा था। पानी के बोतल पानी का बोतल निकालकर उसने अंतिम घूंट पिया। अपने आसपास नजर दौड़ाई, कहीं कोई नल नहीं था। उसे चक्कर आने लगा। पिछले 7 दिनों से लगातार चल रहा था। चलते वक्त पड़ोस की कुलसुम ने उसे रोटी और सूखे आलू की सब्जी थमाई थी। उसे थमाते हुए कहा था, भाईजान, हालात ठीक हो जाए तो लौट आना। देर सवेर फैक्ट्री खुल जाएगी। उसने भरी आंखों से कुलसुम को देखा। परदेस कहाँ रह गया था ये शहर। गुजरात उसकी रगों में दौड़ता था। पिछले 14 सालों से रह रहा था यहाँ। अपने गांव से ज्यादा वह इस शहर का हो गया था। गुजरात से चलता हुआ नासिक पहुंचा था। नासिक और मुंबई के बीच की दूरी करीब 180 किलोमीटर है। इस बीच 2 घाट पड़ते हैं। नासिक से चलते हुए पहले वो कदवा नदी के पास रुका था। कदवा नदी के पास कुंभ सा नजारा था। हजारों की संख्या में मजदूर वहां सुस्ता रहे थे। वह वहां से जल्दी निकल गया, जैसे उसे घर की मिट्टी बुला रही हो। हवा बहुत गर्म थी। उसमें पेट्रोल और मिट्टी की महक घुली थी। उसे अपने गांव के मुहाने पर पेट्रोल पंप की याद आई। पहली बार गांव में बाबू मदन सिंह का पेट्रोल पंप खुला खुला था। जब उसके गांव की सड़क एनएच राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ा तो गांव को शहरों की हवा लगने लगी थी। मदन बाबू का लड़का गुजरात में बिजनेस करता था। अपने साथ गांव के कई लोगों को काम के लिए ले गया था। एक दिन उसे भी लेता गया। उसकी आंखों के सामने गांव का पूरा मंजर घूम गया। वह अपने बचपन की तरफ लौटना चाहता था। उन परी कथा के अंदर, जहां अक्सर कोई नेक दिल परी सारी मुसीबतों को दूर के कर देती थी। उसकी आंखें थकान के मारे बंद हो रही थी। भूख दम तोड़ रहा था। उसे लगा धरती से भी ज्यादा गर्म उसकी देह हो रही है। आंखें लाल हो गई थी। अब एक कदम भी चलना मुमकिन नहीं था। उसने साइकिल खड़ा किया और एक पेड़ की ओट में लेट गया। उसकी आंखों में नींद और थकान उतर आई। उसे अपने घर, खलिहान, ओसारा, आम का बगीचा याद आया। भोर के तारे सुबह के आकाश में खो गए थे। सामने खेत की फसल लहलहा रही थी। सुबह की पारदर्शी नीरवता में हल्की आवाज सुनाई पड़ रही थी। वह खेत की मेड़ पर चल रहा था, नंगे पांव। सुबह की ओस से भीगी फसलों पर बूंदें चमक रही थी। दलदली घासों और ठहरे पानी की परिचित गंध उसके भीतर उतर आई। अचानक दृश्य बदल गया। उसने देखा, अम्मा आंगन में बैठी है, बहन रसोई में है। चांद चमक रहा है और पाले के टुकड़े की भांति हल्की सी आभा दिख रही है। बाबू कहते थे कि पहले उसके गांव को हसनपुर बालू धीमा के नाम से जाना जाता था। अब रानीगंज के नाम से लोग जानते हैं। 281 एकड़ में फैला विशाल जंगल ही उस गांव की खास बात थी। उसे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद था। अक्सर वो भागकर जंगलों की ओर जाता था। धूप पर तैरता कोहरा, दरख्तों पर गहरी धूम, फूलों पर जमी बूंदें, पहाड़ी मैनाएं, लाल चोंच वाला गुलसेहरा, नीले रंग के नूरपोश। बाबू कभी साथ होते तो प्यार से कहते हो, देखो, नूरपोश तुम्हें सलाम करने आए हैं। उसे आप अपने बाबू की जुबान पर हैरानी होती। बाबू बोलते तो शहद टपकता। कई बार उसके दोस्त उसे चिढ़ाते,
तुम्हारे बाबा मुसलमान हैं? वह बाबू से पूछता। बाबू, तुमको लोग मुसलमान क्यों कहते? बाबू हंसते। उनकी आंखें पनीली हो जाती, जैसे कोई राज दफन हो आंखों में। जब ठंडी हवा चलती, जंगल में सियार बोलते, मैया बहुत डांटती। किसी दिन तुमको सियार उठा लेगा। घर के काम में हाथ बटाओ ननकू, बाड़े में भैंसें डकार रही है, उसको साना पानी दो। मैया मुंह अंधेरे उठती थी। गांव में औरतें मर्द सभी सुबह ही उठ जाते हैं। मैया सूर्य नमस्कार के बाद पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करती। एक दिन सुबह सुबह उसकी आंखें खुल गई। किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह धीरे से आवाज का पीछा करते हुए गया। बाबू गोहाल में रो रहे थे। मैया बाबू का पीठ सहला रही थी। मत रोएं, हमें वहां जाना चाहिए। अम्मा की कब्र पर चादर डाल कर आते हैं। ननकू को बहुत हैरानी हुई। माई, अम्मा किसे कह रही है? किसके कब्र की बात कर रही है? तो क्या बाबा मुसलमान है? और अम्मा? उसका माथा बनना गया। उस अबूझ पहेली को वहीं छोड़ वो बाहर खेलने भाग गया था। जमीन तपे की तरह धीप रहा था। वह नीम बेहोशी में था। उसने जोर देकर गुजरते लम्हों की डोर पकड़ने की कोशिश की। उसे अपने गांव के कब्रिस्तान की याद आई। बाबू उसे लेकर गए थे। कब्र पर सर झुकाए देर तक रोते रहे थे। उसे हिम्मत नहीं हुई बाबू से कुछ पूछने की। बाबू ने ही धीरे से कहा, तुम्हारी दादी यहाँ सो रही है, उसे सलाम करो। वो हैरान रह गया। दादी कहाँ थी अब तक? बाबू ने कभी तो नहीं बताया। तो क्या सच में बाबू मुसलमान है? दलदली घासें जो पहले ओस के कारण रूपली लग रही थी, अब सुनहरी हो गई थी। दलदली पक्षी झाड़ियों में फुदक रहे थे। उसे नींद में ही लगा कोई पुकार रहा है। उसने हिम्मत कर आंखें खोली। पूरा बदन टूट रहा है। हे हो कते सुतबा, चला न। उसने आंखें खोली। कई साथी उसे उठा रहे थे। उसने साइकिल उठाई और मजदूरों के झुंड के साथ चल पड़ा। अब चांद निकल आया था। तारीख घने दरख्तों में खड़ी बड़ी बड़ी इमारतें चमकने लगी। जिस दिन वह गांव छोड़ रहा था, बाबू ने कहा था, अपनी जड़ों को मत छोड़ो, जड़ें चैन से नहीं रहने देती। वो हंसा था। बाबू, अब इस गांव में बचा ही क्या है? जो जमीन थी वो भी मुनिया के ब्याह में बेचना पड़ा। एक धुर जमीन पर सारे दिन खटते हो, फिर भी सबका पेट नहीं भर पाते। बाबू शहर जाएंगे तो 2 पैसा कमाकर ही लाएंगे। शहर आकर हैरान रह गया था। यहाँ तो रात जागती है और दिन सोता नहीं। मदन सिंह के बेटे ने एक कपड़े के मील में काम लगा दिया था। उसकी तरह कई मजदूर काम करते थे और कई पाले में। गांव से निकले कितने दिन हो गए थे। हर साल सोचता था, अब की बार पैसा बचाकर गांव जाएंगे, कुछ जमीन खरीद लेंगे और वहीं खेती करेंगे, लौटेंगे नहीं। साल बीतता जा रहा था और पैसे बचते ही नहीं। किसी तरह अपना पेट पालते हुए बाबू को कुछ पैसा भेज देता था। उसे याद है कैसे एक बड़े फैसले ने करोड़ों लोगों की जिंदगी एक झटके में बदल दी। हजारों मजदूर रातों रात सड़क पर आ गए। 24 मार्च का दिन उन सबों के लिए आफत लेकर आएगा, उसे कहाँ पता था। 24 मार्च को फैक्ट्री बंद कर वह घर की तरफ जाने वाली अंतिम बस के इंतजार में खड़ा था। आम दिनों में इतनी रात को बड़ी दुकानें बंद हो जाती हैं। दुकानों पर लाइन लगी हुई थी, लोग बदहवास लग रहे थे। पारचून की दुकानें खुली थी और लंबी कतारें लगी थी। अंदर जो हो रहा था उस तक उसकी जानकारी तेज धार दीवारों को भेद कर कुछ इस तरह पहुंची कि वह लड़खड़ा गया। क्या आज 12 बजे रात से देश में लॉकडाउन हो गया? उसने देखा। डरी हुई जर्द चेहरे वाली एक औरत ने जल्दी से अनाज खरीदे और तेज कदमों से निकल गई। उसे पहली बार डर लगा। पहली बार लगा कि ये शहर अपना नहीं है।
उसने अपनी जेब में हाथ डाला। कुल जमा पूंजी 100 रुपया। महीना का अंतिम है, मील भी बंद हो गया। अगले महीने की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी लॉकडाउन के चलते। उसने तेजी से सड़क पार किया। सड़क के उस पार राशन की दुकान के पास खड़ा हो गया। एक लंबा लड़का दुकानदार से बहस कर रहा था। तुमने सामान की कीमत बढ़ा दी है। उसने कुछ जरूरी सामान लिए और निकल पड़ा। अब चारों ओर सन्नाटा था। भौंकते कुत्ते अब भौंकते कुत्तों से आगे निकलता हुआ वह घर की तरफ मुड़ गया। घर क्या था, एक खोली थी। शुरू होते ही खत्म हो जाती थी। सफेद आसमान और लैंप पोस्टों की जर्द सी रोशनी में सब कुछ नहाया हुआ लग रहा था। पुरानी खस्ताहाल इमारतें जिसकी हर खिड़की से स्टोव की नालियां उगी हुई थी। 500 साल पुराने पत्थर के पुल और बेजान सी झुग्गियों से उठते हुए धुएं की पतली लकीरें। इन खबरों ने उसे इतना उदास कर दिया कि वह रोने लगा। अपनी गरीबी और बेबसी पर गुस्सा आने लगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि अपनी जड़ों के पास लौट जाए। आज सब कुछ हार कर वापस जा रहा है। बाबा की बात याद आने लगी। जड़ें बुलाती हैं। उसकी चाल धीमी हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पैडल पैडल चलाता वो चला जा रहा था। उसे मालूम था बाबा उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसकी देह थकान से टूटने लगी थी। उसने साइकिल किनारा किया और पेड़ के किनारे बैठ गया। कई मजदूर सुस्ताने बैठ गए। रात काफी हो गई थी। बाहर काफी अंधेरा था। बंजर वीरान जमीन जैसे मुलायम नर्म रेशम के धागे में तब्दील हो गई। जिंदगी के फरिश्ते के होठों से हंसी की किरणें फूटी। मोहब्बत के चेहरे खुले और गायब हो गए। उसने देखा माँ आंगन में गोबर और मिट्टी से लीप रही है। बाबू गाय को सानी दे रहे हैं। गाय रंभा रही है। उसने तेज आवाज में कहा, मैया हम आ रहे हैं। अचानक उसके हलक में तेज दर्द हुआ। जमीन कांपने लगी। जमीन का सीना खून में डूब गया। खून की धारें जमीन से फूट पड़ी। एक जोरदार आवाज। ट्रेन पटरियों पर शोर करता हुआ निकल गया। लोगों ने देखा मजदूरों के खून से रेल की पटरियां नहा गई। पटरियों पर रोटियां बिखरी हुई हैं। पिता ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। उसकी आंखें स्वप्न से भीगी थी। उस रात चांद उतर आया था सिराहने। रेशम की चादर बन रेल की पटरियां रुई की फाय की तरह लरज रही थी। पिता की आंखों में आज से 73 साल पहले का मंजर पसर आया। इसी तरह अमृतसर से ट्रेनों में लाशें भर भर कर आई थी। इसी तरह अमृतसर से ट्रेनों में लाशें भर भर कर आई थी गांव। उन्होंने याद करने की कोशिश की। सारे दृश्य खुद को दोहरा रहे थे। अतीत और वर्तमान एक दूसरे से घुल मिल गए। उन्हें ऐसा लगा कि वक्त एक बहती हुई नदी है जो हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाओं से गतिशील है। जब उनकी आंखें खुली थी, कैंप की ठंडी जमीन पर खून से लथपथ मां की लाश पड़ी थी। उसने अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों, बच्चों का उफनता हुआ समंदर देखा था। वे देर तक रोते रहे थे। लाशों में से 2 कोमल हाथों ने उन्हें उठाया था। वही थी उसकी अम्मा नसीमा बेगम। उसके वजूद के रेशे रेसे में उतर गई थी। आज फिर लाशें दरवाजे पर है, पर कोई हाथ नहीं जो उसके बेटे को लौटा दे। वे पागलों की तरह अपने बेटे के बदन से लिपट गए। नहीं, मैं इतिहास नहीं दोहराने दूंगा। नहीं, मैं इतिहास नहीं दोहराने दूंगा। शुक्रिया दोस्तों, ये छोटी सी